जीवाणु विज्ञान के अलावा सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि जीवाणु विज्ञान के अलावा लिखिएगा आप लोग प्रतिरक्षा तंत्र का जनक कौन है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है इसका जनक कौन है, लिखना। ये आपके इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं, नोट कीजिएगा। इसका फादर पूछूं आपसे कौन, लिखना। तो वो है एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्योंकि इसी ने जो चेचक रोग है आपके, इसका पहला टीका बनाया था। चेचक का टीका बनाने वाला कौन था? आपके यही था। और यह विश्व का पहला टीका है ना, यह विश्व का पहला टीका है, आपको नोट करना है। विश्व की पहली वैक्सीन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेचक का मतलब होता है स्मॉल पॉक्स, है ना। चेचक का मतलब होता है स्मॉल पॉक्स, आपको ध्यान रखना है। और एक नंबर थर्ड और लिख दीजिए, आनुवांशिकी का जनक कौन है, लिखना। आनुवांशिकी जो है इसका जनक कौन है? आनुवांशिकी मतलब होता है जेनेटिक्स, हम पढ़ेंगे इसको ना, जेनेटिक्स कहते हैं इसको। तो जेनेटिक्स का जनक कौन लिखिएगा, वह है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गया। इम्यूनोलॉजी में आपके कौन हो गया? एडवर्ड जेनर हो गया। और बैक्टीरियोलॉजी में कौन हो गया? वो हो गया आपके कौन? आपके लुई पास्चर हो गया, आपको ध्यान रखना। बाकी बायोलॉजी बॉटनी के अंदर थियोफ्रैक्टस, एंड जूलॉजी के अंदर अरस्तु, और बायोलॉजी के अंदर आपके अरस्तु, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम चालू करते हैं कहाँ से? फर्स्ट चैप्टर हमारा जो आएगा वो है आपके कोशिका। तो हम कोशिका से स्टार्ट। ये तो बायोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी थी, क्योंकि हमारा शरीर जो बना हुआ है, जो आपको मेरा शरीर दिखाई दे रहा है सो, इसमें आपको बहुत सारे अंग दिखाई दे रहे हैं। हाथ है, मुंह है, सिर है, पेट है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो अंग होते हैं वो बहुत सारे सिस्टम से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेन का सिस्टम कौन सा हो गया? नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। किडनी का कौन सिस्टम? किडनी का आपके उत्सर्जन तंत्र हो गया। लंग्स का कौन सा? लंग्स का आपके जो है श्वसन तंत्र हो गया। हार्ट का रक्त परिसंचन तंत्र। तो तंत्र से ये बना हुआ है, ठीक है। तंत्र के अंदर जो है आपके वो आते हैं दोस्तों, आपके कौन कौन सा आपके तंत्र के अंदर आते हैं? अंग, है ना। जैसे कि पूरा रक्त परिसंचन तंत्र था, देखिएगा। तो सबसे पहले आपके हमारे जो बॉडी है, आपके जो हमारा शरीर है, इस शरीर में बहुत सारे आपको तंत्र मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख दीजिए, रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र, आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, है ना, ये मिला, ठीक है। इस तंत्र में मिलेंगे अंग, है ना। जैसे इस तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? हार्ट। कौन सा है? हार्ट जो है, हृदय जो है, ये इस तंत्र का मुख्य अंग है, आपको ध्यान रखना है। अंग में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? अंग में आपको मिलने वाला है क्या? आपके अंग में आपको जो है आपके मिलेंगे उत्तक। क्या मिलेंगे? टिश्यूज मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि टिश्यूज की बात करूं मैं आपसे, तो जैसे कि आपके ब्लड हो गया, है ना। तो हार्ट में क्या दौड़ रहा है? ब्लड दौड़ रहा है। ब्लड एक टिश्यू होता है ना। ब्लड क्या होता है? उत्तक होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक लिक्विड तरल अवस्था में संयोजी पूरी बॉडी को जोड़ने वाला टिश्यू है, उत्तक है, आपको ध्यान रखना है। और फिर ये उत्तक में मिलेंगी कोशिकाएं। क्या मिलेंगी? कोशिका मिलेंगी आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं आपको यहाँ पर इस ब्लड के अंदर मिलने वाली है। तो ये आपके सिस्टम ऐसे चलता है। हम सबसे पहले जो कोशिका है उसको पढ़ेंगे, फिर हम सिस्टम की ओर जाएंगे ना। तो कोशिका जो है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है। तो अब हम हेडिंग लगाने वाले क्या आपके, अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट दोस्तों हम लोग कर रहे हैं वो है कोशिका ना। देखो कोशिका के बारे में कुछ बातें आपको जो जानकारी होनी चाहिए। सेल जो है आपके, इसके बारे में देखिएगा। पहली बात तो स्टडी ऑफ सेल कहलाता है साइटोलॉजी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। साइटोलॉजी मैंने आपसे कहा था, कोशिका का जो अध्ययन होता है वह कहलाता है साइटोलॉजी, है ना। तो स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है हमारे शरीर की, वह कौन सी? कोशिका, आपको ध्यान रखना है। सेल जो है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? यूनिट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है ना। अच्छा, इसकी खोज करने वाला कौन था? तो सबसे पहले मृत कोशिका खोजी गई थी 1665 में। खोज करने वाला कौन था? आपके खोज करने वाला था आपके कौन? आपके जो रॉबर्ट हुक ने खोज की। रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी आपके माइक्रोग्राफिया ना। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने कहा था कि मृत जो आपके पेड़ की जो छाल, जो कॉर्क है, उसके अंदर कोशिका खोजी। जीवित कोशिका की खोज आपके 1674 में ल्यू वैन हॉक ने की, आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट आप लिखिए मेरे साथ में।
तो मृत कोशिका की खोज करने वाला कौन था? जो मृत कोशिका है, डेड सेल जो है, इसकी खोज करने वाला था, इसकी खोज 1665 में की किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की। नोट करना। और रॉबर्ट हुक जो है, ये खोज कहाँ पे हुई लिखिएगा, तो ये खोज जो है वो वृक्ष की छाल में होती है। पेड़ की जो छाल है आपके, जिसको कोर्क कहते हैं हम लोग, जिसे कोर्क हम लोग कहते हैं, इस कोर्क के अंदर आपके ये की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, इसका उल्लेख कहाँ है? बुक के अंदर। बुक का नाम क्या? बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम है ना, तो माइक्रोग्राफिया जो है, यह बुक का नाम आपको नोट करना है। इस बुक के अंदर इसका उल्लेख है। ठीक है। तो माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर इसका उल्लेख है और रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, ध्यान रखना है, मृत कोशिका की खोज। अगर आपसे पूछूं जीवित जो कोशिका है, इसकी खोज करने वाला कौन? लिखना। तो जीवित जो कोशिका है, जीवित जो कोशिका है, इसकी खोज करने वाला कौन? तो इसकी खोज होती है 1674। कब होती है? 1674 में इसकी खोज होती है। और खोज करने वाला कौन है? ल्यू वैन होक। कौन है? ल्यू वैन होक जो है, ये खोज करने वाला। ठीक है। देखो, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है आपके? वो होता है लुई पास्चर। सवाल पूछे कि जीवाणु की खोज करने वाला कौन था? वो था ल्यू वैन होक। ये दोनों अलग अलग सवाल है। ठीक है। देखो, सवाल पूछे कि भाई जीवाणु जो है आपके, इसको यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, पीछे लिख रहा हूँ इसको। सवाल पूछे कि आपसे कि जीवाणु की खोज करने वाला कौन? तो जीवाणु की खोज करने वाला था ल्यू वैन, आपके ल्यू वैन होक। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज करने वाला ल्यू वैन होक। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन आपके? वो है लुई पास्चर। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा। तो मैंने आपसे कहा कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका आपको एग्जाम के हिसाब से जाननी। मृत कोशिका खोज करने वाला कौन था और जीवित कोशिका खोज करने वाला कौन था? ठीक है। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन, कोशिका का एक सिद्धांत है जिन पे वो कोशिका कार्य करती, जैसे कि मृत कोशिका जो है, उनके स्थान पर ही नई कोशिकाएं आती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। ये सारी जो बातें कही थी कि जो हमारी बॉडी का निर्माण है वो कोशिका से होता है, इसे कहते हैं सेल थ्योरी। इस कोशिका सिद्धांत को देने वाला कौन था? स्लाइडर और स्वान जो है, ये इसको देने वाला। सवाल पूछे कोशिका सिद्धांत किसने दिया? लिखना आपके कोशिका सिद्धांत जो है, यह स्लाइडर और स्वान। सेल थ्योरी पूछूं आपसे, इसको देने वाला कौन था? तो सेल थ्योरी को स्लाइडर और स्वान जो है, इन्होंने दिया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो सेल थ्योरी को देने वाला कौन था? स्लाइडर और स्वान, सेल थ्योरी को देने वाला। ठीक है। अच्छा, कोशिका सिद्धांत में एक बात किसने ऐड की आपके? एक व्यक्ति था जिनका नाम था आपके रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने 1855 में इसमें एक बात और ऐड की कि जो कोशिका दोस्तों विभाजन है वो होता है। ठीक है। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसे सेल डिवीजन कहते हैं। इसको जोड़ने वाला कौन था सेल थ्योरी में? रुडोल्फ विर्चो का नाम आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा, इसी सेल थ्योरी के अंदर 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने, किसने? रुडोल्फ विर्चो ने सेल डिवीजन को जोड़ दिया। किसको? सेल डिवीजन जो है, कोशिका जो विभाजन है इसको जोड़ दिया। ठीक है। कोशिका जो विभाजन है इसको जोड़ दिया कि जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिकाओं में से ही विभाजन होके बनती है। ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोल दिया कि जो नई कोशिका है, नई कोशिका, इसका निर्माण पुरानी कोशिका में विभाजन से होता है। ठीक है। पुरानी कोशिका में विभाजन जो है, पुरानी कोशिका में विभाजन से ही नई कोशिका जो है इसका निर्माण होता है। ये किसने जोड़ा आपके? ये आपके रुडोल्फ विर्चो। तो इस पूरी स्लाइड में देखो, आपके उस पूरी स्लाइड में एक तो रॉबर्ट हुक का नाम महत्वपूर्ण है, एक आपके ल्यू वैन होक का नाम महत्वपूर्ण है, एक स्लाइडर स्वान का नाम महत्वपूर्ण है और एक रुडोल्फ विर्चो का नाम। चार नाम आपको मैंने यहाँ पर लिखा दिए, चारों नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सवाल पूछे भाई कोशिका सिद्धांत का दोस्तों अपवाद कौन है? तो सेल थ्योरी का अपवाद है विषाणु। बढ़िया क्वेश्चन है। देखना, सवाल पूछे कि भाई सेल थ्योरी जो है इसका अपवाद कौन? लिखना। तो सेल थ्योरी का जो अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है, वह लिखिए कौन आपके? इसका अपवाद है। लिखना आपके, इसका अपवाद है आपके विषाणु, वायरस जो है आपके, इसका एक्सपेक्शन क्या आपके? वो आपके विषाणु वायरस। ठीक है। तो वायरस जो है आपके, ये इसका अपवाद है। विषाणु दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है? विषाणु
सजीव भी है और निर्जीव भी है। जब विषाणु आपके शरीर के अंदर है तो सजीव है, और जब विषाणु शरीर के बाहर है तो निर्जीव है। मेरी बात सुनना, जब विषाणु फ्री है, स्वतंत्र है, तो वो निर्जीव होता है, लेकिन जब किसी के अंदर चला जाता है, आपके प्रवेश करता है, तो वो सजीव हो जाता है। तो विषाणु सजीव और निर्जीव इन दोनों के बीच में योजक कड़ी की तरह काम करता है, ध्यान रखना। इसलिए कोशिका सिद्धांत का वो अपवाद है। जब वो निर्जीव होता है तो वहां सेल थ्योरी नहीं लगती है, जब वो सजीव होता है तो उसमें सेल थ्योरी लगती है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो लिखिएगा, क्योंकि विषाणु जो है ये सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के मध्य, सजीव और निर्जीव के मध्य योजक कड़ी है ना, सजीव और निर्जीव के मध्य योजक कड़ी है। लिविंग और नॉन लिविंग के मध्य एक आपके लिंकेज है, योजक कड़ी आपको नोट करना है। क्योंकि जब ये स्वतंत्र होता है तो ये कैसा होता है, निर्जीव होता है, ठीक है। और जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो ये एक्टिव होता है, सजीव हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वायरस लिंकेज है, योजक कड़ी किसके मध्य, सजीव और निर्जीव के मध्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेल के बारे में रॉबर्ट हुक का नाम, माइक्रोग्राफिया पुस्तक का नाम 1665, ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। ल्यूवेनहॉक 1674 ध्यान रखना है, और स्लाइडर स्वान और रुडोल्फ विर्चो का नाम भी आपको नोट करना है। एक सेल थ्योरी का अपवाद कौन है, विषाणु जो है ये दोस्तों इसका अपवाद है, आपको ध्यान रखना है। सजीव और निर्जीव के मध्य योजक कड़ी कौन आपके, तो वह हो गए आपके कौन सा, विषाणु। देखो, एक सजीव है, एक निर्जीव है, इन दोनों के मध्य योजक कड़ी हो गई विषाणु। सजीव के अंदर दो चीजें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट और आपके एनिमल। तो प्लांट और एनिमल के मध्य योजक कड़ी पूछूं आपसे, कौन लिखना, यूग्लिना, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा समझना मेरी बात को, दोस्तों समझना मेरी बात को। ये हमारा सजीव हो गया, सो सजीव हो गया हमारा, तो ये हमारा निर्जीव हो गया, कौन, ये हमारा निर्जीव हो गया, ठीक है। और दोस्तों आप आगे देखिएगा, देखो इससे समझ में आएगा आपको मेरी बात, रीजनिंग हो गई दोस्तों। तो सजीव और निर्जीव के मध्य पूछूं आपसे, इनके मध्य योजक कड़ी पूछूं आपसे कौन सी है, तो ये तो कौन हो गया आपके, ये तो हो गया सजीव, ठीक है, और ये हो गया निर्जीव। इनके मध्य योजक कड़ी कौन है, तो इनके मध्य जो योजक कड़ी है इसका नाम है वायरस, ठीक है, विषाणु। और तो सजीव में दो होते हैं आपके, एक होता है प्लांट, पेड़ पौधे, एक होता है एनिमल। तो प्लांट और एनिमल के मध्य पूछूं आपसे, इनके तो सब मध्य योजक कड़ी कौन सी लिखना आपके, तो इनके मध्य योजक कड़ी लिखना यूग्लिना। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्लांट और एनिमल के मध्य योजक कड़ी कौन सी, यूग्लिना। ये थोड़ा डायग्राम दिमाग में रखना, ठीक है, जैसा भी है ना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी आकार में, शुतुरमुर्ग का जो अंडा, सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान रखना। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, कई बार सवाल में पूछता है साइज क्या होता है, तो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर का अंडा होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपके वह माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोन की होती है, ठीक है, 0.1 माइक्रोन की ये होती है। तो आपसे सवाल पूछे कि आपसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें आपसे, तो वह लिखिए कौन सी, वह हो गई कौन सी आपके, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो गया, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये हो गया, ठीक है। शुतुरमुर्ग का मतलब होता है ऑस्ट्रिच, क्या होता है, ऑस्ट्रिच होता है, ध्यान रखना। और ये आपके सवाल पूछे कि भाई कितना एरिया लेता है ये, तो 15 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ और 13 सेंटीमीटर उसकी विड्थ, इतना बड़ा दोस्तों आपके अंडा ही है ना। सबसे छोटी कोशिका पूछूं आपसे कौन सी है, सबसे जो छोटी कोशिका है वह आपके कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और सवाल पूछूं आपसे कि जो माइकोप्लाज्मा है इसका आकार कितना है, 0.1 माइक्रोन, इसे बोलते हैं माइक्रोन। 0.1 माइक्रोन जो है ये इसका आकार है। तो सबसे बड़ी कोशिका
शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका पूछूं आपसे, माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोन जो ये इसका आकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में, सवाल इसका आकार वाला भी। देखो ये आप जब अगर आप गोल्डन पीवाई की बुक उठाओगे ना, मेरी ये वाली बुक उठाओगे, तो इसमें आपको पेज नंबर आपकी, इसमें पेज नंबर आपको पेज नंबर 528 पे सवाल मिलेगा, ठीक है। 528 में आपके कोशिका चैप्टर के सवाल दिए गए, आप इनको करके देखना। वैसे तो मैं कराऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद में, आप भी करके देखना, आपको इन सवालों को करना, सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आकार भी पूछा गया है, कितना आकार है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी, तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आकार भी पूछा गया है। अब मनुष्य की बात करूं, मनुष्य में सबसे छोटी, मनुष्य के अंदर पूछूं आपसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी आपके, तो अंडाणु। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका पूछूं आपसे कौन सी आपके, तो वो है स्पर्म। कौन सी, स्पर्म, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, सवाल पूछे कि भाई मनुष्य में तो मनुष्य में 3 बातें लिखना। सबसे बड़ी कोशिका, लिखिए अंडाणु, ओव्यूम। सबसे छोटी कोशिका, लिखो शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु या स्पर्म, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, न्यूरॉन। तंत्रिका, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, थोड़ा बहुत इसको भी आपको दिमाग रखना है, ठीक है। तो सब कोशिका, मनुष्य की कोशिका और पादप की कोशिका, हम दोनों का डायग्राम के द्वारा आपको अंतर बता देता हूं, और फिर हम एक एक कोशिका को पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए डायग्राम में ही सारे अंतर लिखे हुए हैं, ठीक है। एक कोशिका है जंतु कोशिका, एनिमल सेल, और एक कोशिका है पादप कोशिका, प्लांट सेल। देखो बात करूं अगर मैं आपसे यहाँ पर, एक तो है जंतु एनिमल, एक है प्लांट, ये 2 कोशिकाएं हमारे साथ में, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले आपके जो एनिमल सेल है आपके, उसका फोटो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों ना। जो एनिमल सेल है आपके, इसका फोटो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ये एक एनिमल सेल आपके सामने, और जो दोस्तों प्लांट सेल है आपके, इसका फोटो आपके सामने यहां पर। ठीक है, तो ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करूं मैं आपसे दोनों में दोस्तों, शुरुआत करें आपके, तो सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पर आपके मिलेगा कौन, केंद्रक। अच्छा, पहला अंतर तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों ना। पहला अंतर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक लेयर मिल रही है बाहर, यहाँ पर आपको 2 लेयर मिल रही है। तो जो एक लेयर यहाँ पे जो बाहर है, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली। यहाँ पर जो ये अंदर वाली है, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन पादपों में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति क्या बोलते हैं इसे, सेल वॉल। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो सेल वॉल केवल किसमें मिलती है, पादप में। पहला अंतर, सेल वॉल केवल किसमें मिलती है, पादप में, जंतु में नहीं मिलती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलती है। कोशिका झिल्ली, कई लोग सोचते हैं केवल जंतु में मिलती है, नहीं, कोशिका झिल्ली इधर भी है और कोशिका झिल्ली इधर भी है। इधर कोशिका भित्ति है लेकिन इधर कोशिका भित्ति नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर
बीचों बीच में कौन होता है? केंद्रक। यहाँ बीचों बीच में कौन मिलेगा आपको? केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जरूरी नहीं है आपके बीचों बीच केंद्र मिले। मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ आपको मिल गया, ठीक है, तो यहाँ बीचों बीच नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है बीचों बीच मिले, पर केंद्रक तो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, केंद्रक तो यहाँ पर भी होगा। अब ये आवश्यकता नहीं है कि बीचों बीच ही आपको मिल जाए, पर केंद्रक दोस्तों होता है। ठीक है, इधर आपके पूछूं आपसे दोस्तों, यहाँ ऐसे मान लीजिए आपके यहाँ पर ऐसे आपको एक संरचना मिलती है, इसको बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको? माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ भी दोस्तों मान लीजिए यहाँ भी आपकी एक संरचना आपको मिल जाती है, इसको हम कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो दोनों में ही मिलता है। ठीक है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलेगा। देखो, केंद्रक दोनों में मिल गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर मिल गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खास बात क्या है? दोहरी झिल्ली। देखो यहाँ पे दोहरी झिल्ली आपको दोस्तों मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक संरचना होती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं आपके, यहाँ पर कुछ ऐसे संरचना मिलती है, कुछ बेलनाकार आकृति में होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? तारककाय। क्या बोलते हैं? तारककाय कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रोसोम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो तारककाय सेंट्रोसोम जो है, इसे तारककाय बोलते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये केवल जंतु कोशिका में, पादप में नहीं है। देखो यहाँ मैंने नहीं बनाया, तो केवल जंतु कोशिका में तारककाय मिलता है, पादप में नहीं। सेल वॉल किसमें? सेल वॉल केवल पादप में। तारककाय केवल किसमें? आपके जंतु कोशिका में होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, पादप कोशिका में तारककाय दोस्तों नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी संरचना दोस्तों मिलती है आपके दोस्तों, वह होती है कौन सी? वह होती है आपके रिक्तिका। कौन सी होती है? यहाँ पर सबसे बड़ी संरचना होती है वैक्यूल या फिर रिक्तिका। ठीक है, तो यहाँ पर भी छोटी सी होती है। ठीक है, अगर यहाँ से मिलेगी तो आपको छोटी सी मिलेगी, रिक्तिका। ठीक है, तो वैक्यूल आपकी यहाँ भी मिलती है, पर छोटी मिलती है। यहाँ आकार में दोस्तों बड़ी आपके वैक्यूल है ना, यहाँ पर आकार में बड़ी मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर यहाँ की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक आपको हरित लवक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मिलेगा हरित लवक। क्या मिलेगा? हरित लवक मिलेगा, जो कि पादप कोशिका में नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये कहाँ मिलता है? ये आपके पादप कोशिका में मिलता है, जंतु में नहीं मिलता है। देखो पहला अंतर, सेल वॉल केवल पादप में मिलती है। सेकंड अंतर आपके, तारककाय केवल जंतु कोशिका में मिलता है। थर्ड, हरित लवक केवल और केवल पादप कोशिका में मिलता है। फोर्थ, रिक्तिका पादप कोशिका में सबसे बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटे आकार की मिलती है। आपको ध्यान रखना है, कौन सी? रिक्तिका। ये सवाल भी आपसे एग्जाम वाला पूछ लेता है कि रिक्तिका कहाँ से मिलती है, क्योंकि दोस्तों जंतु को पादप कोशिका में हरित लवक है, और जो हरित लवक है वो ऐसा मान लीजिए कि आपके घर की किचन हो गई। किचन में काम होता है भोजन बनाने का, और जिस प्रक्रिया से भोजन बनता है उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए पादप कोशिका को स्वपोषी कहते हैं। जंतु कोशिका अपना भोजन नहीं बनाती है, हम लोग औरों के ऊपर डिपेंड है। हम गेहूं खाते हैं, गेहूं आता है किससे? पादप से। तो पादप भोजन बनाता है, स्वपोषी है। किस प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। क्यों बनाता है? क्योंकि उसके पास में किचन है जिसका नाम है हरित लवक। हमारे पास वो किचन नहीं है, इसलिए हम आम के खाना नहीं बनाते, इसलिए हम परपोषी हैं, हम स्वपोषी नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हम स्वपोषी नहीं है। अगर पादप में भोजन संचय होता है तो उसको वो स्टार्च मांड के रूप में होता है। कभी दोस्तों अनाज का टुकड़ा लेना, अनाज का वो लेना आपके